हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट की है कंप्यूटर साइंस की क्लासेस क्लास 11, जिसमें हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। जिन्होंने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखी है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, जो कि है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। ठीक है, यूनिट 1 हमने वन शॉट में कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारी 4 घंटे की थी। लेकिन क्योंकि यूनिट 2 का सिलेबस कुछ ज़्यादा है और उसमें हर एक टॉपिक बहुत सारे डीप में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो मैं यूनिट 2 को पार्ट्स में लेके आया हूँ। ठीक है, हम अलग अलग पार्ट्स लेके आएंगे इस यूनिट के, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आज हम लेंगे पार्ट 1, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि यदि हमारे पास एक प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि एक एल्गोरिथम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, एक हम सीखेंगे फ्लो चार्ट से और दूसरा हम सीखेंगे सूडो कोड से। ठीक है, और एंड में हम पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। क्योंकि प्रेस करना क्यों जरूरी है और आइकन हमारा सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं ली जाती है, कोई भी पेड मेंबरशिप या किसी भी प्रकार की जो कोर्सेस हैं या पीडीएफ्स हैं या पीपीटीस हैं, किसी प्रकार का चार्जेस आपसे कभी नहीं लिया जाता है। सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जहां पर आपको ये पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी रहेगी और आपके पास नोट्स रहेंगे इस टॉपिक के। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्या होता है आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपन इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, और जो हमको आइडेंटिफाई की, हमने जो प्रॉब्लम हमने ढूंढी है, जो आइडेंटिफाई की है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिथम कुछ नहीं होता। एल्गोरिथम मतलब कि है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का पूरा एक अलग से टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए एल्गोरिथम को आपको क्या समझना है कि एल्गोरिथम कुछ नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हम किसी भी वर्क को करने के लिए करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहला काम क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर क्या करते हैं, उसके लिए एक एल्गोरिथम बनाते हैं जो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, और एंड फाइनली इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम टू डेवलप अ प्रोग्राम। और हम क्या करते हैं, उस एल्गोरिथम को यूज करके क्या करते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं, जो क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देगा। ठीक है, कि हमने आइडेंटिफाई की एक प्रॉब्लम कि भाई हमसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम लिखा जिसमें एडिशन हो सके, मल्टीप्लिकेशन हो सके, डिवीजन हो सके, उनके स्टेप्स लिखी कि नंबर 1 लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नंबर 2 लेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। तो ये क्या लिखा हमने, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखी, फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया और एक प्रोग्राम बना दिया। तो हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया जो क्या करके देगा, हमें कैलकुलेशन करके देगा। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई। जो हम मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे थे, जो हम पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने उसके लिए क्या बना दिया है, प्रोग्राम, और जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी ही हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब पहले प्रॉब्लम्स ही थी। ठीक है, हर चीज में हमें प्रॉब्लम होती थी, फीस काटने में प्रॉब्लम होती थी, सैलरी काटने में प्रॉब्लम होती थी, कोई प्रोडक्ट बेचते थे उसमें प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन पे टिकट को देने में प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम्स लगता था। ठीक है, तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए अब हमने क्या कर दिया है, हर एक जगह पे क्या लगा दिए हैं, सॉफ्टवेयर्स, और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया,
उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स लिखे और फाइनली हमने उसका एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम मिलके क्या बने, कुछ सॉफ्टवेयर्स बने, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, सॉल्व हुई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमें प्रॉब्लम तो मिल गई, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम स्कूल पहुंचे, हमें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पूरा स्कूल का जो भी पूरा मैनेजमेंट है उसको मैनुअली करना पड़ता है। बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको हम रजिस्टर में लिखते हैं, मैनुअली फॉर्म फिल करते हैं, फीस कटती है तो वो भी मैनुअली करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो पूरी प्रॉब्लम बता रहे हैं। फिर हम गए तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि हम बोलेंगे चलिए ठीक है सर, हम आपके लिए क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी तरीके से क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्कूल में जाएंगे, ठीक है, वहां देखेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम की कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम देखेंगे कि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो एक फॉर्म फिल करवाते हैं बच्चों से, उसमें उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार आईडी, ठीक है, उसकी फोटो लेते हैं, ठीक है, उसका आधार नंबर लेते हैं, एसएसएम आईडी लेते हैं, ठीक है, और फिर ये पर्टिकुलर बंदे को देते हैं। फिर वो क्या करता है, नोट डाउन करता है, रजिस्टर्स में लिखता है। इसी तरह ये हो गई एक प्रॉब्लम। फिर दूसरा क्या देखा, जब भी कोई फीस पेड करने जाता है तो पैसे लेता है, फिर मैनुअली एंट्री होती है कि इतने अगस्त की फीस जमा कर दी, जुलाई की कर दी, और फिर क्या करता है, उसको पैसे रिटर्न कर देता है, पेंडिंग लिख देता है एक रजिस्टर में, वो सबका। तो हमने क्या देखा कि हर एक चीज को करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज का एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, डिटेल्स लिख रहे हैं, ठीक है, और हर एक चीज में क्या हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो पूरे जो भी रजिस्टर से उनको ढूंढना पड़ता है, देखते हैं, अटेंडेंस लगानी रहती है तो अटेंडेंस में अटेंडेंस ढूंढते हैं, टीचर्स भी अटेंडेंस लगाने के लिए एक रजिस्टर ढूंढते हैं, अपना फीस का रजिस्टर अलग ही है। तो हर एक चीज को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या किया, हर एक प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या किया, एनालाइज कर लिया, कि हमने देख लिया कि भैया इनका फीस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, इनका अटेंडेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि हम कहीं पे भी जाएं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम जो भी रहती है उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। या फिर उनसे ही खुद पूछ लेते हैं जो सामने वाला, जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने की, बताइए कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम उनसे सारी प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं और फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने पढ़ा है ना कि आप प्रॉब्लम है, तो हमारा काम क्या है, उन्होंने तो प्रॉब्लम दे दी कि सर हम लोग को फीस को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कोई एडमिशन लेता है तो उसको मैनेज करने में, ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो हमने प्रॉब्लम लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब कि हमने देख लिया कि बच्चा एडमिशन ले रहा है तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिटेल्स मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, या फिर वो फॉर्म फिल करके देते हैं तो कभी राइटिंग समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, फिर वो डेटा को कहीं पे स्टोर कराते हैं, फिर एक रजिस्टर में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज किया। तो हमने क्या किया कि क्या करते हैं, हम उसका कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो भी डिटेल्स लेते हैं हम क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन फॉर्म बना देते हैं। उसका हम क्या कर देते हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं एज इट इज। हम देख लेते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, कि उनके फॉर्म में क्या क्या चीज थी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एसएसएम आईडी, और उस चीज का क्या बनाते हैं, एक रफ हम बना लेते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट है उसकी क्या करेंगे, हम डिटेल्स ले लेंगे, ठीक है। तो वो डिटेल्स हम लेंगे और जब भी हम सबमिट करेंगे तो वो सारी डिटेल्स क्या होगी, हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो ये क्या किया, हमने पूरा एनालाइज किया, ठीक है, कि उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया। कि क्या एनालिसिस किया हमने उसके ऊपर, कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट एडमिशन लेने आएगा, तो क्या एनालिसिस किया कि क्या प्रॉब्लम थी, कि मैनुअली सारी चीज लिखते थे पेरेंट्स, टीचर, फिर उसके बाद वो जो जिस स्कूल वाले को देते थे फिर वो फिर से उस रजिस्टर में लिखते थे। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम क्या करें, डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में फीड कर दें चीज़ों को, जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह हैं उनसे लेकर, और वो क्या हो जाएगी, परमानेंटली स्टोर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जब भी हमें फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन डिटेल से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, उसके लिए पर्टिकुलरली एक जो एनालाइज किया कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एनालिसिस क्या किया
कि स्टूडेंट से रिलेटेड पूरी एनालिसिस कर दी कि स्टूडेंट कौन सी डिटेल लेता है, नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, पेरेंट डिटेल चाहिए, गार्डियन डिटेल्स चाहिए, एड्रेस चाहिए, एसएसएम आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसकी एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो हमने एनालाइज करी वो हमने क्या किया है, एनालिसिस वाला पार्ट किया। हमने क्या किया, एनालिसिस वाले पार्ट को वहां पर किया है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एनालिसिस। तो जो भी प्रॉब्लम मिली हम उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, कैसा फॉर्म बनाएंगे, क्या क्या चीजें लेंगे। तो हर एक चीज क्या कहलाती है, एनालिसिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज होता है, सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एनालिसिस। फिर आते हैं हम सेकेंड पार्ट में जो कि है डेवलपिंग एंड एल्गोरिथम। अब हमने क्या किया, उसकी पूरी एनालिसिस कंप्लीट कर ली कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया कि इसमें करना है, ठीक है, हमें ये चीज करनी है। तो हम क्या बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम लिखते हैं, रफ में लिख लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई हमको क्या करना है, कि इसमें क्या करना है, सब पूरी स्टेप, बच्चों की पूरी डिटेल लेनी है, लास्ट में सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको एक लाइन ऑफ सीक्वेंस में लिख लेंगे कि भाई कोडिंग करेंगे तो अपन उसको कैसा लिखेंगे, कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा कि हम नाम लेंगे, फिर क्या लेंगे, उसका एड्रेस लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, फ़ोटो लेंगे, और वो सारी चीज़ लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी सारी डिटेल्स होगी वो डेटाबेस में जाएगी, ठीक है। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक रफ क्या करेंगे, सीक्वेंस बना लेंगे कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा, हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये जो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखते हैं रफली, ठीक है, हम अभी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसका क्या बनाते हैं, एक सिंपल स्टेप्स बनाते हैं कि किसके बाद क्या होगा और प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, वो क्या कहलाता है, हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। ये रफ कोड होता है कि हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे, उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, रफ में पहले एक स्टेप्स लिख लेते हैं कि भाई पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमने मन में बना लिया कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, करने नहीं बैठ जाएंगे, डायरेक्ट चाय नहीं बनाते, हमें नहीं आता तो हम पहले क्या करेंगे, उस चीज के लिए एल्गोरिथम। चाय के छोड़ो, चाय तो सबको आता है। मान लो हमें घर बनाना रहता है, तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि क्या करेंगे, एक काम करेंगे, बेडरूम बड़ा रखेंगे, हॉल बहुत बड़ा होना चाहिए, एक पार्किंग होना चाहिए। तो ये सब हमने क्या किया, एनालिसिस किया। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट ईंट लाई और बनाने लग जाओगे क्या, नहीं। फिर हम क्या करते हैं, एक इंजीनियर ढूंढते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया हमको हॉल बड़ा चाहिए, फिर 2 बेडरूम चाहिए हमको, एक पार्किंग जगह होनी चाहिए। तो वो क्या करके देगा, वो जो हमारी रफ बनाएगा, पहले अपन उसको रफ में बोल देंगे देखो भैया ऐसा ऐसा है, यहाँ पे हमारे लिए बेडरूम बना देना, यहाँ पे हॉल होना चाहिए, पार्किंग लेफ्ट होना चाहिए, यहाँ चाहिए। तो रफ वो डायग्राम बना लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसी चीज का क्या बना के दे देता है, एक हमको लेआउट बना के दे देता है पूरा, कि भैया ये रहा आपका एक डिजाइन, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका घर बना सकते हो, ठीक है। तो वही डिजाइन आप ठेकेदार को देते हो या इंजीनियर को देते हो, ठीक है। इंजीनियर ने बनाया तो वो खुद भी आके बना सकता है कई बार, ठीक है, वो साइट पे रहता है और उसके हिसाब से वो बनवाता है कि यहाँ से लेआउट डालो, यहाँ से दीवार उठाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अपना डेवलपिंग एंड एल्गोरिथम, कि हम एल्गोरिथम बनाते हैं, कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी करनी है चीजों को, और फिर जो मेन हमारी कोडिंग रहती है वो करते हैं। तो थर्ड स्टेप्स हमारी क्या होती है, कोडिंग, ठीक है। कोडिंग क्या होता है कि जो भी हमने एल्गोरिथम लिखे हैं उसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके जो भी सिंटैक्स रहते हैं उनका यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, जो भी एल्गोरिथम लिखा उसको क्या करते हैं, उसका एक प्रोग्राम बना देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि हमारी कोडिंग। पहले एनालिसिस किया, फिर उसका एक एल्गोरिथम लिखा और उस एल्गोरिथम को देख के हमने क्या किया, जो भी हमारी कोडिंग थी किसी भी लैंग्वेज में कर दी। हम सी कर रहे हैं तो सी में कोडिंग करेंगे, पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन में कोडिंग करेंगे, जावा कर रहे हैं तो जावा में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोडिंग, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट फेज बचता है वो होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब हमने पूरा कोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इसके लास्ट में हमारा क्या बचता है, टेस्टिंग एंड कोडिंग, कि जो भी हमने लिखा हुआ है, कि जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी हमने कोड लिखा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, उसको चलाएंगे, टेस्ट करके देखेंगे, और यदि वो हमारे आउटपुट के हिसाब से चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको जब तक टेस्ट करते रहेंगे जब तक हमको
सही रिजल्ट नहीं मिल जाते। इसी को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग मतलब कि हम टेस्ट करने बैठे कि हमने बोला कि कैलकुलेटर बना रहे थे हम, ठीक है, कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम इनपुट दे रहे हैं 2+2। अब 2+2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस में रिजल्ट आ रहा है। 2+2 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एरर आया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बग या एरर। कि क्या हुआ, जो भी हम चीज कर रहे थे, जो भी हमने पूरी कोडिंग की थी, एल्गोरिथम लिखा था, और जब हम टेस्ट करने बैठे तो 2+2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी कोडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सारी स्टेप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या देखा था अपन ने, एनालाइज किया था कि 2+2 करना है। फिर एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम में क्या लिखा था, 2+2 ही लिखा था, वो भी सही है। फिर कोडिंग में जाएंगे, कोडिंग में देखेंगे जहां 2+2 लिखना था वहां गलती से क्या लिख दिया, माइनस लगा दिया। क्या लिख दिया अपन ने, कि दो नंबर्स को प्लस करना था तो वहां हमने प्लस की सिंबल की जगह क्या लिख दिया, माइनस। तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके प्लस कर देंगे। फिर से टेस्ट करके देखेंगे, फिर लिखेंगे 2+2, और जब हम रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ, अब जो हमारा एडिशन वाला प्रोग्राम है वो चल गया। इसी तरह सब चीज के लिए चेक करेंगे, प्लस के लिए, माइनस के लिए, इनटू के लिए। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स है सबके लिए टेस्ट करके देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। और ये जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती कि जो हमें चाहिए वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। और ये सारी स्टेप्स क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और ये सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाती तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये था हमारे स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यही डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन वही लिखा हुआ है। स्टेप 1, एनालाइजिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है हमारी, एनालाइजिंग द प्रोग्राम। की सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे अब। We need to read and analyze the program statement carefully in order to list the principal component of the program and decide the core functionality that our solution could have. हम क्या करते हैं, सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमारे सॉल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको बताई है कि हम एनालिसिस में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करते हैं, केयरफुली उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हमको लेनी है ताकि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाय एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम we would be able to figure out what are the inputs that our program should accept and the output that it should produce। जब हम एनालाइज कर देते हैं प्रॉब्लम को तो हमें क्या समझ में आ जाता है कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें लेनी है और क्या आउटपुट देना है। ठीक है, सीधी बात है कि कोई भी चीज को एनालिसिस करोगे, मान लो घर बनाना है तो घर बनाने का जब एनालिसिस करते तो अपने को पता चलता है ना, एनालिसिस करते तो क्या पता चलता है कि अरे कितने पैसे लगेंगे, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना लोहा लेना पड़ेगा, तो हमें इनपुट्स पता चल जाएगा। और एनालिसिस करेंगे तो और भी जितनी भी सारी चीजें सब पता चल जाती है, कितने पैसे लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो सेम एनालिसिस हमारे सॉफ्टवेयर में भी होता है कि जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को तो हमें पता चल जाता है कि कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, कितने इनपुट लेना है, कितने आउटपुट्स मिलेंगे, और किस तरीके से हम चीजों को करेंगे, वो सब किस में आता है, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि हम पूरी एनालिसिस कर लेते हैं उस प्रॉब्लम की कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, क्या इनपुट लेना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी पढ़ चुका हमने। स्टेप 2, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। और जब हमें सब चीज पता चल जाता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या आउटपुट चाहिए, क्या इनपुट चाहिए, तो हम उस चीज को क्या कर लेते हैं, एक रफ एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि स्टेप्स लिख लेते हैं। जैसे घर बनाते समय स्टेप्स लिखते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, लेआउट डलेगा, फिर क्या होगा, लेआउट डलने के बाद गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे के बाद नींव बनेगी, नींव के बाद दीवार बनेगी, दीवार के बाद फिर ऊपर तक जाएंगे, रैक हाइट तक जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे और क्या बनाएंगे, छत डलेगी। ठीक है, ये स्टेप्स होती हैं कुछ। ऐसे ही जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ सारी की सारी स्टेप्स लिख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, हम लिख लेते हैं कि भाई पहले फॉर्म बनेंगे, फिर फॉर्म के अंदर फील्ड्स लेंगे, फिर फील्ड के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीजें आएंगी, फिर सबमिट होगा, सबमिट होगा तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, फिर डेटाबेस में स्टोर होने के बाद क्या होगा, हम उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी स्टेप्स होती हैं किसी भी चीज को करने की। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसमें भी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारी डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कि जो भी हमने एनालिसिस किया है कि क्या चीज कैसे होगी, उसके लिए हम एक रफ एल्गोरिथम बना लेते हैं कि पहले कौन सी चीज होगी, बाद में कौन सी होगी। ठीक है, और ऐसा करते क्यों है, क्योंकि बिना किसी रफ आइडिया के
हम डायरेक्टली कोडिंग करने बैठ जाएंगे तो हमारे को क्या रहेगा, हमें दिमाग में समझ नहीं आएगा कि हमें क्या चीज करनी थी, पहले क्या करना था, बाद में क्या करना, क्योंकि सीक्वेंस में कोई चीज हमारे पास रहती है या हमारे पास कुछ हमारे पास रेफरेंस रहता है तो उसको देख के हमको कोई भी चीज करना आसान होता है। जैसे कि अपन ये पढ़ रहे हैं तो यदि हमारे पास सिलेबस नहीं होता है तो क्या हम इस तरीके से पढ़ पाते कि भाई पहले कौन सा स्टेप पढ़ना है, बाद में कौन सा स्टेप पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट क्या पढ़नी है, उसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, बाद में फिर तो हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते। तो हमें ये नहीं मालूम था कि फर्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है तो फिर इसके बाद ये टॉपिक आता है, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है। ठीक है, हम चाहते तो सिलेबस ऊपर नीचे होता, यदि सीक्वेंस सही नहीं होता तो मैं आपको सबसे पहले एनालिसिस ना पढ़ाता, मैं पहले आपको डेवलपिंग एंड एल्गोरिथम पढ़ा देता। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में भी ये लाइन बाय लाइन दिया गया है तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, एल्गोरिथम है कि भाई पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। और ये सब पढ़ने के बाद ही आगे सिलेबस में दिया गया है कि भाई कोडिंग किस तरीके से की जाती है, पाइथन में हम कोड्स लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस है, हर एक चीज में हम क्या करते हैं, एक स्टेप्स फॉलो करते हैं, उससे क्या रहता है, हमें आगे क्या करना है वो हमें पता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे पास एल्गोरिथम रहता है उसमें हमें पता रहता है कि भाई हम ये चीज करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट का यूज हम इधर करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही एक एल्गोरिथम बना लेते हैं, उससे हमारा माइंड पूरा सेट हो जाता है कि किस तरीके से हम कोड करेंगे। ठीक है, द कंप्यूटर फॉलोज द स्टेप्स रिटन इन प्रोग्रामिंग कोड, देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर्स रोड मैप ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटन बट एक्चुअली राइटिंग द कोड। ठीक है, बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स रहते हैं उनको क्या करना रहता है, कोडिंग करना रहता है। तो क्या कोड करना है उस चीज को करने के लिए वो पहले से ही क्या कर लेते हैं, एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं। रोड मैप से मतलब एक रफ आइडिया वो एक बना लेते हैं, उसी रफ आइडिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेंगे, कोडिंग करते हैं। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया सॉल्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कोडिंग क्या होती है कि जो भी हमने एल्गोरिथम लिखा है उसको क्या करेंगे, किसी भी एक लैंग्वेज में क्या करेंगे, लिख लेंगे, जो क्या कर सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है, उसको क्या कहा जाता है, कोडिंग। ठीक है, जो भी हमने एल्गोरिथम लिखा कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर इसका आउटपुट ये आएगा, फिर बाद में क्या करना है, उस चीज को क्या करना है, यदि कंप्यूटर को समझाना है, वो तो हमारे पेपर में लिखा हुआ है या कुछ ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्या करेंगे, उसी चीज को क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, एक कमांड के फॉर्म में कंप्यूटर के देंगे ताकि कंप्यूटर समझ सके। और उसी चीज को क्या कहा जाता है, कोडिंग। जो हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया सॉल्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वही चीज लिखिए, जो भी हमारे आइडियाज हैं, सॉल्यूशन है, इंस्ट्रक्शन, उनको हम ऐसी भाषा में लिखते हैं जो कंप्यूटर समझ सके, उसे ही क्या कहते हैं, कोडिंग। ठीक है, after finalizing the algorithm we need to convert the algorithm into a format that can be understood by the computer to generate the desired solution। ठीक है, वही लिखा हुआ इस लाइन में भी, different high level programming language can be used for writing program like python java php etc। और कोडिंग करने के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, पीएचपी एटसेट्रा। ठीक है, जैसे हमारे सिलेबस में पाइथन है तो हम पाइथन में करेंगे कोडिंग, और वो क्या करेंगे, हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा और हमें डिजायर आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेप नंबर 3, कोडिंग। फर्स्ट स्टेप थी एनालाइजिंग, सेकंड स्टेप थी एल्गोरिथम बनाना, थर्ड स्टेप थी कोडिंग करना, और लास्ट जब हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो जाता है तो हम करते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग इज यूज्ड एट की चेक पॉइंट्स इन द ओवरऑल प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मेट। ठीक है, टेस्टिंग क्या होता है कि जो क्या करते हैं हम, इज यूज्ड एट द की चेक पॉइंट्स, हम कुछ चेक पॉइंट्स यूज करते हैं और वहां पे टेस्ट कर करके देखते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे एडिशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम 2+2 को देख रहे हैं कि 2+2 = 4 आ भी रहा है कि नहीं, तो वहां पे हमारा की पॉइंट क्या है, 4। हम रिजल्ट में देखेंगे कि क्या भाई 4 मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डिबग करेंगे। डिबग करेंगे मतलब कि हम देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, उसको हटाएंगे। ठीक है, देखो नीचे डिबग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग कोडिंग मिस्टेक्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। हम क्या करेंगे कि जो भी हमने
कोडिंग करी है उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स हुई है, एल्गोरिथम लिखने में मिस्टेक हुई है या कुछ सिंटैक्स लिखने में गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको चला के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, और किसी भी प्रकार की एरर होती है तो उसको सही करने को ही क्या कहा जाता है, डीबगिंग। ठीक है, उसको देखना कि कहां पर है और उसको रिमूव करने को ही क्या कहा जाता है, डिबगिंग। और ये टेस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग दोनों कंबाइन हम यूज करते हैं कि जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने में यदि कोई भी एरर आती है तो उस एरर को ढूंढना और सही करने को क्या कहा जाता है, डिबगिंग। Errors or defects found in the testing phases are debugged or rectified and the program is again tested। ठीक है, यदि कोई भी हमें एरर या डिफेक्ट मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं और फिर से प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। दिस कंटिन्यूज टिल ऑल द एरर आर रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। और ये हम कब तक करते रहते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जब तक हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें से पूरी की पूरी एरर्स खत्म नहीं हो जाती। सीधी बात है कि थोड़ी बहुत भी एरर रहेगी तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक पूरी टेस्टिंग और डिबगिंग नहीं हो जाती जब तक हम उसको क्या करते हैं, सामने वाला जिसने बनाया है उसको हम डिलीवर नहीं करते। नहीं तो होगा क्या, कुछ भी एरर रहेगी तो बार बार फोन आएंगे कि सर आपने ये सॉफ्टवेयर लगा के गया हमारे स्कूल में, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फोटो प्रिंट नहीं हो रही, इसमें फोटो अपलोड नहीं हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो एंड में जाके हमें ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ही परेशानी होगी, तो बेहतर होगा उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से टेस्ट करते हैं, डीबग करके देख लेते हैं, हर एक इनपुट दे देते हैं, हर एक तरीके से इनपुट दे के देख लेते हैं, आउटपुट निकाल के देख लेते हैं, प्रिंट निकाल के देख लेते हैं, हर एक चीज करके देख लेते हैं और पूरी संतुष्टि हो जाती है कि भैया हाँ अब ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो ऐसा चाहिए था, जो प्रॉब्लम दी थी उनने वो सॉल्व हो गई है। तब हम क्या करते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं। और डिलीवर करने पे भी हमारा काम रुकता नहीं है, हम क्या करते हैं उसको मेंटेनेंस। ठीक है, इसके बाद एक फेज और आता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस का फेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ भी एरर आती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जब हम यूजर एंड पे चला यूजर एंड के पास पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होती है, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ ना कुछ, कई बार चलाते नहीं बनता कि सर हम लोग को तो फीस काटते ही नहीं बन रहा, हमको तो फोटो अपलोड करते नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम पहले उनको सिखाते हैं, यूजर मैनुअल गाइड्स देते हैं कि भाई ये चीज इस तरीके से चलती है। फिर उसमें भी कभी कभी कुछ एरर आ जाती है कि वो बोल देते हैं सर फोटो तो अपलोड हो रही है, लेकिन हम यदि क्या करते हैं दूसरे फॉर्मेट की फोटो अपलोड करते हैं तो वो नहीं हो रही, जेपीजी फॉर्मेट ले रहा है, जीआईएफ इमेज ले रहे हैं तो वो अपलोड नहीं हो रही। कोई बोलेगा कि सर प्रिंट तो निकल रहा है, लेकिन जब हम प्रिंट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, आड़ा टेढ़ा प्रिंट आ रहा है। ठीक है, हमें फोटो यहाँ चाहिए तो यहाँ आ रही है, तो आप इसको सेट करके दिखाइए। तो यूजर एंड पे ही बहुत सारी या उनकी तरफ से चेंजेस आते हैं कई बार। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि सर आपने आधार कार्ड की फील्ड इसमें नहीं दी थी, उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार से नोटिस आया है कि आधार कार्ड भी लेना है बच्चों का। ठीक है, आधार कार्ड की डिटेल्स भी लेना है, तो प्लीज आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये सब क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में चला जाता है कि हमने एक बार डिलीवर्ड कर दिया यूजर को हमारा जो भी सॉफ्टवेयर था, तो अब जो उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स आएंगी, एरर्स होंगी या कुछ भी नई चीज ऐड करना रहेगा या मेंटेन करना रहेगा कोई भी चीज, तो वो जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा मेंटेनेंस। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एल्गोरिथम, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और अकम्प्लिश ए टास्क। ठीक है, एल्गोरिथम कुछ नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अकम्प्लिशिंग अ टास्क। ठीक है, किसी भी सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वही सारी स्टेप्स मिलके क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। ठीक है, वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इज अ रेसिपी विच कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए डिश और मील। ठीक है, जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल लें एल्गोरिथम का, तो क्या होगा, किसी भी चीज को बनाते हैं अपन, किसी भी रेसिपी को बनाते हैं, किसी भी खाना को, मान लो गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी है, चाय बनाने की रेसिपी है, तो उसमें क्या रहते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन रहते हैं कि भाई पहले शक्कर, पहले यदि चाय बनाने की बात करें, ठीक है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने। ठीक है, कि मान लो सपोज करो कि अपने को चाय बनाना है, तो चाय बनाने की क्या एल्गोरिथम होगी, पुट ए पैन ऑन गैस, तो तपेली है उसको गैस पे रखेंगे, फिर गैस जलाएंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, पुट सम वाटर, उसमें पानी डालेंगे, ऐड टी लीव्स, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, ऐड मिल्क, फिर उसमें हम शक्कर डालेंगे, सॉरी मिल्क, फिर बॉयल ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड टी इज रेडी। ठीक है,
ओह ये तो शुगर फ्री बन गई, सॉरी मैं शुगर लिखना भूल गया। सपोज करो एल्गोरिथम फॉर मेकिंग शुगर फ्री टी है ये, ठीक है, मैंने शक्कर डालना भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये भी हमारा एल्गोरिथम हो सकता है, ठीक है, एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी, ठीक है। कई लोग बाहर से भी डालते हैं, हमेशा टीचर को गलत मत ठहराओ, ठीक है। कुछ लोग अलग से ऐसे चम्मच से लेते हैं ना शक्कर और फिर बोलते हैं कि 2 स्पून शुगर्स प्लीज, ठीक है। तो इस तरीके का केस है ये वाला, तो ठीक है ये है। तो एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो अपन सीरीज ऑफ स्टेप्स का यूज करते हैं वही क्या होता है, हमारा एल्गोरिथम होता है। क्लियर, क्लियर तो हो ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम। अब हम पढ़ लेते हैं कि आखिर एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी क्यों। वैसे तो मैंने बता चुका है, एक बार और सुन लो। अ प्रोग्रामर राइट्स ए प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू सर्टेन टास्क एट डिजायर, ठीक है। एक प्रोग्रामर क्या करता है, एक प्रोग्राम लिखता है किसी भी काम को कंप्यूटर से करवाने के लिए, ठीक है। द कंप्यूटर देन फॉलोज द स्टेप रिटन इन द प्रोग्राम कोड, और जो भी हम लिखते हैं प्रोग्राम लिख के देता है, जो भी हमारा कंप्यूटर को हम देते हैं प्रोग्राम लिख के एक प्रोग्रामर, वो कंप्यूटर क्या करता है उस स्टेप्स को रीड करता है और जो भी चीज करना रहता है वो करके देता है, ठीक है। बट देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर्स ए रोड मैप ऑफ ए प्रोग्राम टू बी रिटन बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड, ठीक है। इसलिए प्रोग्रामर क्या करता है, जो भी उसको कोडिंग करना है, जो भी उसको प्रोग्रामिंग करना है, उसको करने से पहले क्या करता है, एक रोड मैप बना लेता है। रोड मैप से मतलब कि एक क्या करता है, एक नक्शा बना लेता है कि भाई किस तरीके की मैं कोडिंग करूंगा कि मुझे इस डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। तो उसका एक जो रफ आइडिया बनाता है उसे ही क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम, ठीक है। Without a roadmap, the programmer may not be able to clearly visualize the instruction to be written and end up developing a program which may not work as expected. और सपोज करो कि उसने बिना किसी रफ आइडिया के कि क्या पहले करूंगा क्या बाद में करूंगा जाने हुए, उसका एंड रिजल्ट जाने हुए क्या करा, कोडिंग करने बैठ गया डायरेक्टली, तो हो सकता है कि वो क्या कर दे, गलती कर दे, या जो आउटपुट चाहिए वैसा का वैसा ना मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना ऐसा कि जो चीज हम पहली बार करते हैं तो वो चीज क्या हो सकता है कि अपन से गलत हो जाए, ठीक है। मान लो कि सपोज करो कि हम घर बनाने बैठे, अब हमने ना इंजीनियर से ड्राइंग बनवाई ना, ठीक है, और कुछ भी नहीं करवाया, ना लेआउट डाली। अब अपन ने बोल दिया कि नहीं, क्या होता है, नहीं बनाई तो नहीं बनाई लेआउट, एक काम करो बनाने बैठ जाओ, एक काम करो यहाँ से सीधी दीवार बनाओ, फिर ऐसी बना देना, ऐसी बना देना, हॉल बन जाएगा, ठीक है। और फिर पार्किंग के लिए यहाँ बीच से दीवार डाल देना नाप के, तो क्या होगा, जैसा हमें चाहिए रहेगा पर्टिकुलरली वैसा, एज अ एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेड होगा वैसा एग्जैक्टली बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। कहीं दीवार तिरछी होगी, कहीं सीधी होगी, कहीं के रूम छोटे हो जाएंगे, कहीं के बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग उसका एक क्या करते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं, रफ में हम उसको बना लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वैसा ही होता है प्रोग्रामिंग में कि जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है, जो भी हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम बना लेते हैं पहले कि भाई हम लोग को इसमें ये लॉजिक लगाना है, तो उसको करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, उसका एक रफ क्या ले लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, उसका एक रफ रोड मैप बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें पूरी विजुअलाइजेशन हो जाता है कि भाई ये करना है, ये स्टेप्स करनी है और ये आउटपुट मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमको जो आउटपुट मिलता है एज एक्सपेक्टेड वही मिलता है, ठीक है। सच ए रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये जो रोड मैप की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं, वह एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते हैं। क्लियर। तो व्हाई डू वी नीड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि हमें क्लियरिटी आ जाती है कि क्या इनपुट्स लेना है और क्या आउटपुट्स आएगा। और बिना एल्गोरिथम के करने बैठ जाएंगे तो हम हो सकता है कि जो हमें डिजायर आउटपुट चाहिए वो ना मिले, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, वो दोनों ही तरीके हमारे सिलेबस में हैं, वो पढ़ना सीखेंगे। Once the steps are identified, the need is to write down these steps along with the required input and desired output। एक बार हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी स्टेप्स हमको लगेंगी उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं उस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि एल्गोरिथम को तो हम रफली लिख लेते हैं, तो अब ये स्टेप्स और ये फ्लो चार्ट और ये सूडो कोड और इनको रिप्रेजेंट करने की मेथड की क्यों जरूरत पड़ रही है। जो भी डेवलपर होगा
बढ़िया रफ शीट में अपना लिख लेगा, डब्बे डिब्बी बना लेगा, ठीक है, जैसे अपन रफ में लिख लेते हैं ना कागज में। पर ये क्यों जरूरत पड़ रही फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड और ये सब जो बता रहे हो आप। अब सुनो, ये मान लो सपोज करो कि आप एक कंपनी में, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कंपनी में हमेशा रहोगे, ठीक है, और हो सकता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि आप कुछ मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक हफ्ते कंपनी में हैं, ठीक है, सपोज करो कि आप बीमार हो गए, ठीक है, भगवान ना करे कि आप बीमार हो जाओ, बट सपोज करो कि आप बीमार हो गए। अब क्या होगा कि एक हफ्ते 2 हफ्ते आप बीमार रहे, तो क्या होगा, जिस चीज पे आप वर्क कर रहे थे, सपोज करो कि आपको बोला गया था कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो आप बना रहे थे, आधा काम हो गया था। अब आपने तो छोड़ दिया उस काम को क्योंकि आप तो बीमार हो गए, तो आपकी जगह किसी और को बिठाया जाएगा, ठीक है, तो वो कैसे समझ पाएगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या बना रहे थे, कौन किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप लेना है। वो क्या तुम्हारी रफ शीट उठा के देखेगा? उठा भी ली तो क्या उसको समझ में आने वाला है कि क्या लिखा था, कैसा लिखा था? नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम हमारी जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उसके लिए एक क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि भाई यदि ये चीज ऐसी लिखी है, इस तरीके से लिखी है, तो उसको देख के कोई भी डेवलपर हो जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने वाला, वो उसको देख के आसानी से समझ जाता है कि भाई ये इसमें ये स्टेप थी, अब मैं इसको प्रोग्रामिंग में लिख सकता हूं, ठीक है। तो उसे ही क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट या सूडो कोड, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं या सूडो कोड बनाते हैं, क्यों? ताकि उसको देखकर कोई भी आसानी से समझ जाए कि हमको कौन कौन सी स्टेप करनी है, क्या लॉजिक लगाना है और इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से होगी। तो हम दो चीज करते हैं। टू कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम इज, फर्स्ट इज फ्लो चार्ट एंड सेकेंड इज सूडो कोड। हम ये दो तरीके की चीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, और इसमें और लिखा है टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम कीप इन माइंड। और जब भी हम क्या करते हैं, किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा हमें दो चीज ध्यान में रखना रहता है। पहली क्या, इट शोकेसेस द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताते हैं कि हमें क्या लॉजिक लगाना है वो बताते हैं, एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन, कि वो क्या होगा, कैसे लगाना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, पूरा डिटेल ना देते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका लॉजिक बताते हैं कि भाई ये चीज किस तरीके से होगी सॉल्व, सिर्फ वही बताते हैं, बाकी उसका पूरा कोड वहां पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या बताते हैं, इट क्लियरली रिवील्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पूरा फ्लो कंट्रोल बताना जरूरी है कि जब भी एग्जीक्यूट होगा तो क्या चीज पहले होगी फिर बाद में होगी, उसका पूरा हम क्या बताते हैं, उसका फ्लो बताते हैं कि पहले कौन सी स्टेप होगी, बाद में कौन सी होगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। वो फ्लो बताता है कि भाई पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा, फ्लो, ठीक है, इसलिए उसको फ्लो चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट आखिर होता क्या है। फ्लो चार्ट जो कि हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एल्गोरिथम को, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस, डायमंड एंड अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरो। फ्लो चार्ट कुछ नहीं, एक तरीके का एक विजुअल डायग्राम होता है जिसको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, डायमंड बॉक्सेस, राउंड बॉक्सेस, सॉरी राउंड शेप्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज करके या एरोस का यूज करके हम क्या करते हैं, एक हमारे एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ई शेप रिप्रेजेंट अ स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी शेप्स हम पढ़ेंगे वो किसी ना किसी चीज को, कोई भी जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हर एक स्टेप को। एंड द एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर और द लिंक अमॉन्ग द स्टेप। और जो एरो रहेंगे वो क्या करेंगे, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे या उनके बीच में क्या लिंक है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, जो भी हमारा एल्गोरिथम है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं, जो क्या है हमारे बॉक्स हो सकते हैं, डायमंड्स हो सकते हैं और अदर शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से शेप्स आप यूज कर सकते हैं। शेप्स और सिंबल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, हमारा फ्लो चार्ट्स बनाने के कुछ शेप्स हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम ये ओवल शेप यदि हम बनाते हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं,
स्टार्ट या एंड, मतलब वहां से हमारा जो भी एल्गोरिथम है वो क्या हो रहा है, या तो स्टार्ट हो रहा है या तो एंड हो रहा। मतलब स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में हम कौन सा गोला बनाएंगे, ओवल वाला, और खत्म होगा जहां पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वहां पे भी क्या बनाएंगे, एंड। ठीक है, ये एंड के टाइम पे और स्टार्ट के टाइम पे क्या बनेगा, गोला। देखो यहाँ फंक्शन भी लिखा हुआ है, एन ओवल रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। जहां पे भी ओवल दिखेगा समझ लो कि वहां पे स्टार्ट हो रहा है या तो फिर एंड हो रहा होगा प्रोग्राम। फिर एरो, एरो कहाँ रखता है, अ लाइन इज अ कनेक्टेड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। ठीक है, एक यदि एरो बना रहेगा तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का काम करेगा और वो रिलेशन बताएगा कि इधर से इधर चीजें जा रही है, डेटा इधर से इधर जा रहा है। इसके बाद थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, जो क्या करता है, इनपुट या आउटपुट, कि हमें कभी भी इनपुट या आउटपुट देना रहेगा कि सपोज करो कि दो नंबर लेना है तो नंबर 1 या नंबर 2 वो सब हम किस में लिखेंगे, इस डब्बे के अंदर। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का इनपुट हम ले रहे हैं यूजर से तो वो इनपुट किस में आता है, पैरेललोग्राम में। ठीक है, पैरेललोग्राम हम किस लिए बनाते हैं कि कभी भी कोई इनपुट ले रहे हैं हम बाहर से, कुछ भी चीज ले रहे हैं तो वो इनपुट किस में लिखा जाता है, एक पैरेललोग्राम में। ठीक है, इसके बाद कोई भी प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेस हम कहाँ लिखते हैं, इस रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल डब्बा है, आ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। ठीक है, जो भी कोई प्रोसेस करनी है वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और लास्ट में डिसीजन। डिसीजन क्या है, अ डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन। जब भी हमें डिसीजन लेना है कि ये रिजल्ट आया तो क्या करना है, ये रिजल्ट आया तो क्या करना है। ठीक है, तो जो भी हमें कुछ भी डिसीजन लेना रहेगा कि हाँ ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। ठीक है, ये आया तो ये करना है, ये आया तो ये करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा डायमंड बॉक्स। ठीक है, आगे हम एग्जांपल लेंगे उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो क्या करेगा, कोई भी नंबर यदि हम उसको देंगे तो वो उसका क्या निकाल के दे देगा, स्क्वायर निकाल के दे देगा। स्क्वायर मतलब यदि हम इनपुट में 2 देते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 देंगे तो 4 4 जा 16, यानी कि उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, तो पहले एल्गोरिथम बनाने के पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके का इनपुट देना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट होगा। ठीक है, जब भी तो हम एल्गोरिथम लिख पाएंगे। कि हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर बनाना है तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। हाँ, अब और सोचा हमने कि नंबर तो दे दिया, अब नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर पावर लगाएं क्या, कुछ नहीं, पावर से अच्छा क्या होगा, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, जो भी नंबर लिया उसको क्या कर देंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 यदि लिया है तो 2 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस हम भी क्या हो गई, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ टू गेट इट्स स्क्वायर। हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी आया उसको क्या कर देंगे, एज अ आउटपुट दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर ऑफ ए नंबर। क्लियर हुआ, हाँ ये बात सही हुई। तो जो हमने ये सोचा, ठीक है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट प्रोसेस क्या करेंगे और आउटपुट क्या होगा, उसको क्या करेंगे हम एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख देंगे। देखो स्टेप 1 में क्या लिखा, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू नम। हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे और उसको किसमें स्टोर कर देंगे, एक वेरिएबल में जो कि है नम नाम का। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा क्योंकि मालूम है कंप्यूटर में कोई भी चीज को करना रहता है, प्रोसेस करना रहता है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले स्टेप क्या करी, इनपुट नंबर एंड स्टोर इट टू नम, एक नम नाम के वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर देते हैं। फिर कंप्यूट नम इनटू नम, क्योंकि वो नंबर नम में है तो हम नम इनटू नम करेंगे तो वो नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हम उसको एक स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या है, नम इंटू नम, मतलब कि जो भी नंबर हमने लिया था वो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया है और किस में आ गया है, वो स्क्वायर में। अब लास्ट स्टेप क्या होगी, स्क्वायर को प्रिंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब इसी चीज को, ये तो एल्गोरिथम लिख दिया, फ्लो चार्ट में लिखना है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो हमने देखो स्टार्ट को क्या लिखा है, ओवल ब्रैकेट में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या करेंगे, ओवल ब्रैकेट किस लिए यूज होता है, स्टार्ट या एंड के लिए, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा। फिर इनपुट, इनपुट क्या लेना है, एक नंबर लेना है,
तो हमने क्या लिया, इनपुट नम, मतलब कि हम किसी भी प्रकार का नंबर इसमें लेंगे एज अ इनपुट। हमने क्या पढ़ा था, इनपुट के लिए क्या लेना है हमें, पैरेललोग्राम। यहाँ देखो पैरेललोग्राम बनाए, इनपुट या आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट या आउटपुट। तो कोई भी आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा तो वहां क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम। यहाँ दिख रहा है पैरेललोग्राम, तो इनपुट क्या लिया हमने, नम। फिर यहां से देखो एरो क्या बता रहा है कि इसके बाद जो भी किया, कौन सी स्टेप आई, हमने क्या किया, नम इंटू नम। जो भी नम हमने लिया, जो भी नंबर हम लेंगे उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। नम स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, स्टार मल्टीप्लाई, नम मल्टीप्लाइड बाय नम स्टार मल्टीप्लाई, स्टार मतलब नम को हमने कितने बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार। और जो भी आया उसको किस में रख दिया, स्क्वायर में। अब ये जो 2 बार नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो किस में आ गया है, हमारे स्क्वायर में। और इसके बाद वाली स्टेप क्या है, प्रिंट स्क्वायर। हमने प्रिंट क्या कर दिया, स्क्वायर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट मतलब क्या होता है, आउटपुट, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको दिखाना था। तो इसको फिर से हमने किस में लिख लिया है, पैरेललोग्राम वाले बॉक्स में। और जैसे ही आउटपुट आएगा उसके बाद हमको क्या कर देना है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट कर देना, यानी कि स्टॉप कर देना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म। तो इसलिए एंड किससे किया, ओवल में, उसमें क्या लिख दिया, स्टॉप। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बस इतना सिंपल सा, बहुत ही आसान है। एग्जाम में आएगा तो एज इट इज आप लिख सकते हो, ये एल्गोरिथम लिखिए, ये एग्जाम्पल लिखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसके अलावा भी प्रोग्राम बोलते हैं, कुछ आउटपुट लिखने को बोलते हैं, फ्लो चार्ट बनाने को बोलते हैं। सो उसकी प्रैक्टिस जब हम एक्सरसाइज करेंगे जब करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट कुछ नहीं, एल्गोरिथम को ही हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, एक पिक्चोरियल वे में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, सूडो कोड, जो इसी का सेकंड वाला पार्ट है कि हम पहला तो विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे एल्गोरिथम को, पहला तरीका ये। और दूसरा हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। द वर्ड सूडो मीन्स नॉट रियल, सो सूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। सूडो का मतलब होता है जो चीज रियल नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, सूडो। और सूडो कोड मतलब ऐसा कोड जो कि रियल का नहीं है। रियल से मतलब कि हम कोड के फॉर्म में ही लिखते हैं उस चीज को, लेकिन यदि उसको हम चलाएंगे ना तो वो चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो किसी लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता, कोडेड फॉर्म में लिखा रहता है। लेकिन हम उसको ऐसा कोडेड फॉर्म में नहीं लिखते, किसी प्रोग्रामिंग के फॉर्म में नहीं लिखते कि उस कोड को यदि हम उसको चला दें तो वो चल जाएगा और आउटपुट दे देगा, ठीक है। बट सिंपली हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज करते हैं जो कैसा लगता है, एक कोड तरीके का दिखता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा सूडो कोड, यानी कि नकली कोड, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम। और सूडो कोड की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम लिख लेते हैं या एल्गोरिथम लिखने के लिए सूडो कोड का यूज करते हैं, और उस सूडो कोड से वो क्या कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब उस कोड को देख के समझ में आ जाता है कि प्रोग्रामिंग क्या करनी है, ठीक है। अनलेस जैसा हमने उसमें देखा था ना फ्लो चार्ट में, उसमें पूरी डिटेल नहीं रहती थी, डायरेक्टली छोटे छोटे जो भी लॉजिक रहते थे वो लिख देते थे और डिब्बे डिब्बी बना के क्या कर देते थे, एंड कर देते थे। उसमें उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती थी। लेकिन जो सूडो कोड है उसमें क्या होता था, डिटेल इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि भाई क्या चीज करना है, कैसे करना है। तो उसको देख के हम और भी आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। इट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। ये सिर्फ इंसानों के पढ़ने के लिए रहता है सूडो कोड, ठीक है। यदि हम इस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखेंगे आखिर के लिखते कहते हैं सूडो कोड कीवर्ड्स, ठीक है। हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट में हम क्या यूज करते थे, डब्बा डिब्बी का यूज करते थे, ठीक है। हम कुछ सिंबल्स का या कुछ डायग्राम्स का यूज करते थे, शेप्स का यूज करते थे, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, ठीक है, ओवल का। लेकिन वहां पे हम शेप्स यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ कीवर्ड्स जैसे कि इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ, एल्स, व्हाइल, लूप, ट्रू, फॉल्स। ये सब क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या लिखते हैं, सूडो कोड लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम शेप्स का यूज करते थे क्योंकि पिक्चुअरल रिप्रेजेंटेशन था, और ये क्या था, थोड़ा डिटेल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें कोड करना है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स मतलब कुछ
वर्ड्स का यूज करते हैं जिनका यूज प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, और उनकी हेल्प से हम क्या लिखते हैं, सूडो कोड। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स इंटर्ड बाय यूजर। ठीक है, हमें क्या करना है कि यदि कोई यूजर दो नंबर इंटर करता है तो हमको उसको क्या करना है, जोड़ के उसका आउटपुट दिखाना है। इसके लिए हमको क्या लिखना है, सूडो कोड भी लिखना है और फ्लो चार्ट भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है। ठीक है, तो सपोज करो, पहले तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा चीजें। देखो सूडो कोड में हमने क्या लिखा, इनपुट। जैसे कि हमको इनपुट लेना तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, इनपुट। ठीक है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना। तो हमने बोला कि इनपुट क्या लेना है, एक नंबर 1 लेना है और एक और इनपुट क्या लेना है, नंबर 2। तो हमने इनपुट नंबर 1 लिखा, इनपुट नंबर 2 लिखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंप्यूट की, कंप्यूट क्या करना है, मतलब कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है, जो नंबर 1 है और नंबर 2 क्या हो जाए, जुड़ जाए, यानी कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो जाए और वो चीज किस में आ जाए, रिजल्ट में आ जाए। ठीक है, ये क्या किया हमने, कंप्यूट लिख के बता दिया। फिर क्या लिखा, प्रिंट, कि क्या प्रिंट हो जाए, जो भी चीज रिजल्ट में है वो प्रिंट हो जाए। मतलब हमने लिखा वर्ड करा वही चीज है, बस क्या किया, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट। ठीक है, और इन वर्ड्स को यूज करते हैं और एक कोड लिखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सूडो कोड्स। ठीक है, जो हमारे कीवर्ड्स रहते हैं जो मेनली प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, उन कीवर्ड्स का यूज करके हम एक कोड लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सूडो कोड। लेकिन ये जो कोड लिख रहे हैं वो मशीन पे नहीं चलेगा। ठीक है, उसको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, फिर वो चलेगा। ठीक है, और इसी का फ्लो चार्ट देखो कैसे बनेगा। स्टार्ट किया, रीड num1 num2, हम क्या करेंगे, नंबर और num2 की वैल्यू लेंगे। फिर क्योंकि ये क्या इनपुट है तो हमने इसको पैरेललोग्राम में लिया है। फिर रिजल्ट मतलब प्रोसेस करना है तो इसको रेक्टेंगल बॉक्स में लिया है। क्या करना है, प्रोसेस नंबर num2 जुड़ जाए और रिजल्ट आ जाए किसमें, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाए। फिर प्रिंट करना है क्योंकि आउटपुट ले रहा है, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम लगता है, तो प्रिंट क्या लिखा, रिजल्ट, और ये क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, बट दो नंबर जुड़ जाने चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो आपके जो फ्लो चार्ट है वो अलग अलग भी बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी बन सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इनपुट और आउटपुट सही लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, दो नंबर को जोड़ने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सूडो कोड लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्लियर या सही आना चाहिए। ठीक है, क्या है, आपको क्या लाना है, एल्गोरिथम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जब ये पूरा कोड चल जाए, ये पूरा फ्लो चार्ट खत्म हो जाए तो लास्ट में दो नंबर जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका फ्लो चार्ट सही होगा, सूडो कोड सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है डिकम्पोज करना, यानी कि किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, तोड़ना अपन ने पढ़ा है ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो चीज क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन अलग था साइंस वाला, और ये भी थोड़ा सा वैसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है। डिकम्पोजिशन मतलब कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, मान लो कि हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि स्कूल वाले ने बोल दिया कि सर आपको क्या बना के देना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के देना, जिससे हमारा पूरा स्कूल में जितनी भी चीजें सारी की सारी क्या हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, सारा काम हमारा कंप्यूटर से हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई। ये क्या हो गई, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्कूल एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं है कि a+b के दो नंबर को जोड़ दिया अपन ने और रिजल्ट दे दिया। ठीक है, वो तो हमारा सिंपल प्रोग्राम था कि भाई दो नंबर लेना है और जोड़ के रिजल्ट दे देना है, ये तो सिंपल प्रोग्राम है। लेकिन अब किसी ने बोल दिया कि भाई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर कितने प्रोग्राम्स बनेंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो हम क्या करेंगे, उस बड़ी सी प्रॉब्लम के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, उसे ही क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन। हम उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उन मॉड्यूल्स को सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम लिखेंगे उनके लिए, फिर उसके लिए कोडिंग करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, और फिर जब वो छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से सब कुछ चल जाएगा, टेस्ट कर लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, लास्ट में कंबाइन कर देंगे, और फिर से वो जो बिग प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करेंगे। सपोज करें एक सिंपल सा एग्जांपल, किसी ने बोल दिया कि
प्रोग्रामर से बोल दिया कि सर आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी का प्रोग्राम बनेगा, उसमें ए माइनस बी का बनेगा, ए मल्टीप्लाइड बी का बनेगा, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी का बनेगा। तो ये क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होगा हमारे सब प्रॉब्लम्स। हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, उस बड़ी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दिया। फिर सबके हम लॉजिक लिखेंगे एल्गोरिथम कि भाई 2 नंबर को जोड़ना है तो ए प्लस बी करेंगे, 2 नंबर को माइनस करना तो ए माइनस बी, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना रहेगा तो ए मल्टीप्लाइड बी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनके फ्लो चार्ट भी बना लेंगे ये सब, और फिर क्या करेंगे, उनके लिए कोड लिख लेंगे और सारे प्रोग्राम चला के देख लेंगे, सबके रिजल्ट देख लेंगे कि हाँ सही आए हैं, तो उनको कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कैलकुलेटर। इसे ही क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन, कि जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, आसानी से हम उसको एनालाइज कर पाए, आसानी से उसको प्रोग्राम कर पाए, आसानी से उसका फ्लो चार्ट बन जाए, आसानी से उसके एल्गोरिथम बन जाए। उसे ही क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, यही लिखा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है। These सब प्रॉब्लम्स आर रिलेटिवली यूजुअल टू सॉल्व देन ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, जब छोटी छोटी जो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम तोड़ देते हैं तो उस चीज को एनालाइज करना, देखना, ढूंढना, करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इन द एंड हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं। फाइनली द सब प्रॉब्लम्स आर कंबाइंड इन लॉजिकल वे टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर द बिगर मेन प्रॉब्लम, और हम उन सबको लास्ट में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और जिस भी सॉल्यूशन को हमें चाहिए वो सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, डिकम्पोजिशन एग्जांपल मैंने दिखा है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कि किसी ने बोला है कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ेंगे। क्या बोलेंगे, एक बना दो टीचर मैनेजमेंट का मॉड्यूल, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट। ये सब हमने क्या कर दिए, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिए हैं उसी स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। वहां पे टीचर अलग मैनेज होता है, स्टूडेंट अलग मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट का अलग मैनेजमेंट होता है, लाइब्रेरी का अलग मैनेजमेंट होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है, फीस का अलग होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे सब मॉड्यूल्स बने, इनके भी सब मॉड्यूल्स बन सकते हैं। ठीक है, टीचर्स में भी प्राइमरी टीचर, पीजीटी टीचर्स, ठीक है, पीआरटी टीचर, स्टूडेंट में भी रेगुलर टीचर्स, सॉरी रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो हमारे कुछ अलग तरीके के स्टूडेंट रहते हैं वो स्टूडेंट्स। ठीक है, या प्राइमरी स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टूडेंट, हायर स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ठीक है, ऑटो, बसेस, तो हर एक तरीके के क्या हो सकते हैं, सब मॉड्यूल्स बन सकते हैं। लाइब्रेरीज का भी अलग अलग मैनेजमेंट का हो सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में भी अलग हो सकता है, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, इसी तरह फीस का भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज के सब मॉड्यूल्स हम कन्वर्ट कर देते हैं, बड़ी सी चीजों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि क्या हो, जो भी हम कोडिंग करना चाहते हैं, जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं, वो आसानी से हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली स्कूल मैनेजमेंट बनाने का बोल दिया तो हम बनाने थोड़ी लग जाएंगे, नाम से बनेगा, तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हम इसको और छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं। तो स्कूल में देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर टीचर मैनेजमेंट में जाएंगे, टीचर मैनेजमेंट में देखेंगे कि टीचर को क्या मैनेज करना पड़ता है, टीचर की एक अटेंडेंस मैनेज करना रहेगा और एक उसकी सैलरी मैनेज करना रहेगा। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा टीचर का, और सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट का क्या बनेगा, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा और उसका फीस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम चीजों को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 1। ठीक है, होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।